रूस के शाम में फौजी अड्डों का क्या बनेगा? रूस के सदर क्या जंग हार चुके हैं और बशारुल असद को सपोर्ट करना उनको महंगा पड़ेगा? बशारुल असद के घर से क्या कुछ चोरी हो चुका है? बशारुल असद के मुल्क छोड़ के जाने के बाद खुफिया जेलों में से क्या कुछ बरामद हुआ है? खुफिया कोड्स जेलों के किसके पास मौजूद हैं और जब पता चल जाएंगे तो कितने लोग रिहा होंगे? फांसी से कुछ देर पहले कौन कौन रिहा हुआ है? शाम की खाना जंगी मुल्क को किस नहज पे ले जाएगी और वहां पर कौन कौन कब्जा जमाने के लिए कोशा? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, शाम की सियासत में गैर मामूली मोड़ आया जिसने खित्ते के साथ साथ दुनिया को भी चौंका दिया। बशारुल असद जो गुज़श्ता 9 सालों से रूसी हिमायत के सहारे इक़्तिदार में थे, अचानक सदारत से दस्तबरदार होकर मुल्क छोड़ गए। रूसी वज़ारत दाखिला के एक बयान में उनके इस्तीफे और रवानगी की तस्दीक हुई, मगर उनकी मंजिल के बारे में कोई तफसील फराहम न की गई। ये पेशरफ्त शाम में रूस के अज़ाइम की नाकामी और उसकी महदूद सलाहियतों का मजहर भी थी। मॉस्को ने इन तब्दीलियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया, लेकिन अमली तौर पर बेबसी का शिकार भी दिखाई दिया। बशारुल असद का इक़्तिदार खत्म होना बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के लिए खुशी की अलामत भी है और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के लिए गम की अलामत भी। बशारुल असद का इक़्तिदार खत्म होना जिन मुस्लिम ममालिक के लिए खुशी की अलामत है, वहां पर यूरोपियन ममालिक के लिए गम की अलामत भी है। अमेरिका के अंदर पेंटागन जो है वो उसकी हुकूमत जाने पर अफसरदा दिखाई देता है या खुश दिखाई देता है, लेकिन उसके बरक्स उनकी हुकूमत जो है व्हाइट हाउस, उसके तासुरात मुख्तलिफ है। तो ये कैसी हुकूमत थी कि जिस पे दुनिया में मुख्तलिफ तासुरात पाए जा रहे हैं? कोई भी बड़ा तबका एक तरफ को जाता हुआ दिखाई नहीं देता। बशारुल असद का इक़्तिदार खत्म होना रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। 2015 में रूस ने असद को सहारा देने के लिए अपनी फौज भेजकर न सिर्फ शाम में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम किया, बल्कि दुनिया के सामने खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह मगरबी गलबे के बावजूद सोवियत यूनियन की पुरानी शान को बहाल करने की एक अहम कोशिश थी, लेकिन आज ये मंसूबा नाकामी से दो चार हो चुका है, जिससे न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर रूस की हैसियत मुतासिर हो रही है। यह गैर मुतवक्के तब्दीली शाम के सियासी मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी बना देती है, जबकि रूस जो बरसों से अपनी हिकमत अमली और अस्करी ताकत के जरिए शाम पर असर डाल रहा था, अब बज़ाहिर एक बेइख्तियार तमाशाई बन चुका है। बशारुल असद की रवानगी ने खित्ते की सियासत में रूस की महदूद हैसियत को वाज़ेह किया है और उसके आलमी अज़ाइम के ऊपर भी सवालिया निशान छोड़े हैं। शाम की सियासत में एक धमाका खेज तब्दीली ने सबको हैरान किया। बशारुल असद जो गुज़श्ता 9 सालों से रूसी हिमायत के बल पर इक़्तिदार के ऐवानों में मजबूती से काबिज था, अचानक मंजर से गायब हो गया। मजमूई तौर पर 24 साल का उसका दौर इक़्तिदार था और उसके बाप का 26 साल का दौर इक़्तिदार था। मजमूई तौर पे ये अलवी खानदान 50 साल से बरसर इक़्तिदार था। रूसी वज़ारत दाखिला के बयान ने इस बात की तस्दीक की कि बशारुल असद ने सदर के ओहदे से इस्तीफे देकर मुल्क छोड़ दिया, लेकिन ठिकाने के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। और फिर रूस जो शाम में अपनी मदाखलत पर फख्र करता था, अब गैर मुतवक्के हालात का सामना करते हुए तशवीश में मुब्तला नजर आ रहा है। मॉस्को पहुंचने की इत्तलात तो हैं, लेकिन मॉस्को में कयाम कहां पर होगा यह नहीं बताया, कितना अरसा कयाम होगा यह भी नहीं बताया। यह सूरत हाल मॉस्को के लिए एक जबरदस्त धचका है। 2015 में रूस ने हजारों फौजी शाम भेजकर बशारुल असद के इक़्तिदार को सहारा दिया था। यह एक मौका था कि उस वक्त जो अपनी बात की गई थी उसको मनवाया जा सकता, मगर हालिया वाकयात ने न सिर्फ शाम में रूस की हिकमत अमली को नाकाम बनाया, बल्कि आलमी साख पर भी उसकी एक कारी ज़रब लगाई। गैर यकीनी शाम के इस वक्त मुस्तकबिल के ऊपर डेरे डाल चुकी है। रूस के मंसूबे बज़ाहिर खाक में मिल चुके हैं। मॉस्को जो बरसों से शाम में अपने असर और रसूख को कायम करने की कोशिश में था, अब आलमी सियासत के अंदर उसे मुश्किल पड़ चुकी है। एक बार शाम के दौरे के दौरान एक ऑफिसर ने यह कहा था कि रूस यहां पर तवील अरसे के लिए आया है। उसकी बात में एक यकीन झलकता था जैसे रूस का शाम में कयाम नाकाबिल शिकस्त हो, लेकिन यह मामला सिर्फ रूस की साख तक महदूद नहीं। रूस ने शामी हुकूमत से फौजी मदद के बदले निहायत कीमती असासे हासिल किए थे।
हमीम का हवाई अड्डा और तरतोस की बहरी बेस दोनों को 49 साल के लिए लीज पर हासिल करके रूस ने बुहेरा रोम के मशरकी हिस्से में अपने कदम मजबूती से जमाए थे। ये अड्डे ना सिर्फ शाम में रूस की मौजूदगी का मजहर थे, बल्कि उसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा वसी थी। ये अड्डे रूस के लिए एक ऐसा रास्ता थे जिसकी मदद थे फौजी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बआसानी अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों और दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जा सकता। इस हिकमत अमली ने रूस को ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक मजबूत मकाम फराहम किया, जिसने मगरबी ताकतों के असर रसूख को बराह रास्त चैलेंज किया। अब मॉस्को के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाम में उसके कीमती अड्डों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये अड्डे ना सिर्फ रूस की फौजी हिकमत अमली का मरकज थे, बल्कि इसकी आलमी ताकत का मजर भी समझे जाते थे। रूसी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि शाम में मौजूद रूसी अड्डे इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं और तमाम हिफाजती इकदाम हैं, लेकिन वजारत का दावा यह भी है कि फिलहाल इन अड्डों को कोई संगीन खतरा लाक नहीं है। ये यकीन दहानी बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देती है, लेकिन शाम में बदलते हालात ने इन अड्डों की सिक्योरिटी और अहमियत के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए। रूस जो तवील अरसे तक शाम में अपनी मौजूदगी को एक ताकतवर अलामत समझता था, अब अपनी इस कामयाबी को बचाने के लिए गैर यकीनी हालात का सामना कर रहा है। मशरक़ वस्ता में बशार अल असद रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। क्रेमलिन ने उन पर बेतहाशा सरमायाकारी की, उसे इक़्तिदार में बरकरार रखने के लिए माली, अस्करी और सियासी वसाइल दिए। बशार अल असद की हिमायत रूस की खत्ते में ताकत और असर रसूख का बुनियादी सतून समझी जाती थी, और अब बशार अल असद की इक़्तिदार से बेदखली रूसी हुकाम के लिए एक तल्ख हकीकत है जिसे नाकामी के अलावा किसी और रंग में पेश करना मुश्किल है। रूस जो शाम में अपनी कामयाबियों को फख्र के तौर पर महसूस करता था, अब अपनी हिकमत अमली के नताइज पर वजाहतें देने पर मजबूर है। इस वक्त अगर देखें तो वहां पर रूसी पार्लियामान के ऐवान बाला के नायब स्पीकर कॉन्स्टेंटिन ने इस सूरत हाल को एक सानेहा करार दिया। उसके अल्फाज क्या थे? जो कुछ शाम में हो रहा है वो सबके लिए बहुत मुश्किल है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं, ये सबके लिए एक सानेहा है। उसने ये कहा कि इस वक्त रूस की तरजीह अपने शहरियों, सिफारतकारों, उनके खानदानों की बहुत ज्यादा है, फौजियों की सलामती को यकीनी बनाना है। और ये बयान रूस की गैर यकीनी सूरत हाल और शाम में उसके मफादात को लाहक खतरात की अक्कासी करता है। रूस ने कहा है कि उसने शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के गिरोहों के साथ रवाबित बरकरार रखे और उनकी जानिब से रूसी फ़ज़ाई अड्डों की सिक्योरिटी की ज़मानत दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। इस वक्त शाम में तकरीबन 7500 रूसी फौजी तैनात हैं, जिनमें ज़्यादातर तरतोस और लाज़किया जैसे अहम मिलिट्री तनसीबात के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन दर्जनों रूसी फौजी जिनमें एलीट स्पेशल फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं वो शाम के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। कुछ यूनिट्स बाकियों की पेशकदमी के दौरान रूसी अड्डों के करीब पहुंचने में कामयाब हो चुके थे, जबकि कई एहलकार अपने मरकजी ग्रुप से अलग हो गए थे। इन मालूमात की तस्दीक 2 रिटायर्ड रूसी अफसरान ने की जो शाम में तैनात फौजियों के साथ बराह रास्त राबिते में रहते थे और इस हवाले से अपने व्लॉग्स में भी लिख चुके थे और अपने ब्लॉग्स के हवाले से भी वो आगाह कर चुके थे। रूस के फौजी अड्डों का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। सैटेलाइट तस्वीर से यह पता चलता है कि 3 दिसंबर तक तरतोस के बहरी अड्डे से अक्सर रूसी बहरी जहाज रवाना हो चुके थे। दूसरी जानिब लाज़ाकिया के एयरफील्ड में रूसी जंगी तैयारे अभी तक मौजूद हैं और गैर मुसद्दका इत्तलात ये बताती हैं कि वहां से फौजियों और तैयारों के इनखला का अमल जल्द शुरू हो सकता है। रूसी हुकाम ने इन रिपोर्ट्स पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन शाम में बदलती हुई सूरत हाल ने न सिर्फ इन अड्डों बल्कि रूस की शाम में मौजूदगी के तसलसल के ऊपर भी कई सवालात खड़े कर दिए। यह तो मामला था रूस के साथ। शाम के सदारती महल से शहरियों ने हालिया वर्षों में कई बार लूटमार की, खास तौर पर जब हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे या इक़्तिदार की तब्दीली की सूरत हाल पैदा हुई। शाम की खाना जंगी के दौरान जब बशार अल असद की हुकूमत कमजोर पड़ी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ गिरोह इक़्तिदार की जंग में मुलव्वस हुए, तब उसके महल को भी लूटने का अमल देखा गया। शहरियों और बागियों ने महल से मुख्तलिफ अशिया चोरी की, जिनमें अहम दस्तावेजात, सोने का सामान, कीमती अशिया और दीगर दौलत शामिल थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने महल में मौजूद कीमती फनपारे और सजावट भी लूट ली। ये लूटमार इस बात की गमास थी कि शाम में एक संगीन सियासी बहरान के दौरान जब रियासती इदारे कमजोर पड़ गए, शहरी और जंगजू अपने मकासद के लिए जो है वो सड़कों पर निकल आए, क्योंकि खाना जंगी है, भूख भी फैलेगी और भूख को फैलने से बचने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो वही हैं जो आमिर के मुसल्लत होने के उसके जाने के बाद उसके छोड़े गए असासों के साथ किया जा रहा है। शाम की सिविल डिफेंस फोर्स ने दमिश्क की जो मशहूर ज़माना जेल है, सैदनिया जेल, उसकी ज़ेर ज़मीन खुफिया कोठरियों में कैदियों के फंसे होने की इतलात की तहकीकात शुरू की। और एक्स पे जारी अपने बयान में सिविल डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस तहकीकात के लिए 5 इमरजेंसी टीम्स तश्कील दी गई, जिन्हें जेल के अंदर तैनात किया गया।
उन टीम्स को एक गाइड की मदद हासिल थी जो जेल के खुफिया नक्शे से बखूबी वाकिफ था ताकि कैदियों तक पहुंचने में आसानी हो। सैदनाया जेल जो है उसमें कैद अफराद को बागियों की जानिब से दमिश्क का कंट्रोल हासिल करने के बाद आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा उस जेल से कैदियों की रिहाई के लिए हुकाम की जानिब से कोशिशें जारी हैं। दमिश्क में हुकाम का यह कहना है कि जेल की जेरे ज़मीन कोठरियों में मौजूद कैदियों को ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने का खतरा है और वो वहां पर हलाक हो सकते हैं। ये सूरत हाल जो थी ये सैदनाया जेल की माजी की तशवीशनाक शोहरत को मजीद तकवीत देती रही, जहां कैदियों को बेशुमार अजियतों का सामना रहा और ये जेल कई सालों तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बताया जाता है कि मरकज़ रही। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक फौजियों और सैदनाया जेल में तैनात एहलकारों से सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की गई कि वो बागी फोर्सेस को ज़ेरे ज़मीन कोठरियों के दरवाज़ों को खोलने में मदद करें ताकि वहां पर कैद लोगों की जान बचाई जा सके। ये अपील खास तौर पर उन खुफिया दरवाज़ों पर लगे कोड्स फराहम करने की थी जो उन कोठरियों तक पहुंचने का रास्ता फराहम करते थे। बागियों ने कहा कि जेल के ज़ेरे ज़मीन अकूबत खानों के दरवाजे खोलने में वो नाकाम रहे हैं, जहां 1 लाख से जायद कैदी मौजूद थे। उनके मुताबिक सीसीटीवी कैमरों और मॉनिटर्स की मदद से उन कैदियों की निगरानी की जाती थी, मगर उन दरवाज़ों को खोलने में रुकावटें आईं और सैदनाया जेल में मौजूद कैदियों की हालत इंतहाई संगीन थी। उन तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। यह जेल जो थी हमेशा से ही हुकूमत के जुल्म और जबर का बताया जाता है कि एक मरकज़ रही और वहां पर कैद अफराद को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का सामना रहा बल्कि जहनी अजियत का भी शिकार रहे। मुसल्ला धड़ों की जानिब से बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद शाम की इस जेल से रिहा होने वाले एक कैदी ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अब तो हम दमिश्क के वस्त में जिंदा और आज़ाद हैं। उसने कहा कि मगर मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि 54 दीगर लोगों के साथ मेरी फांसी आज तय की गई। अगर आज बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म ना होती तो हम जिंदा ना होते, मेरे साथ 54 और जिंदा ना होते। ये बयान उस कैदी की ज़ाती निजात का इजहार था। ये सिर्फ उसी की ज़ाती निजात का इजहार नहीं था बल्कि उसने सैदनाया जेल में कैद होने वाले अफराद की अजियत और उस निज़ाम का आगाज़ भी किया जिसके तहत हुकूमत मुखालिफ अफराद को अजियतें दी जाती थी। उस कैदी का यह कहना था कि वो इस लम्हे में जिंदा बचने को एक मोजज़ा समझता था, क्योंकि उसने और उसके साथियों ने जेल में ऐसी गैर इंसानी सजाओं का सामना किया जो कभी खत्म होने वाली नहीं लगती थी। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस में यह देखा जा सकता है कि जेल की बालाई मंजिलों पर मौजूद कैदियों को बाहर आते हुए दिखाया गया, जो इस बात की अलामत थी कि कुछ कैदी आज़ाद हो चुके। लेकिन कुछ कैदियों के अहले खाना बैन अल-अक़वामी तंजीमों और माहिरीन से दरख्वास्त करते रहे हैं कि वो जेल के खुफिया तहखानों को खोलें जहां अब भी हज़ारों कैदी कैद हैं। अफसोस की बात यह कि उन तहखानों के दरवाज़ों के खुफिया कोड्स तक किसी की भी रसाई नहीं, जिससे उन कैदियों की हालत और उनकी रिहाई के इम्कानात मजीद पेचीदा हो गए। बशारुल असद और उनके वालिद हाफिजुल असद के दौर में मुल्क की सबसे ज़्यादा महफूज और मजबूत फ़ौजी जेलों में ये जेल शुमार होती थी। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने कहा कि यहाँ होने वाली खूंरेज़ हलाकतों और तशद्दुद के बायस इस जेल को दी रेड प्रिजन यानी सुर्ख जेल का लक़ब दिया गया था। इंसानी हुकूक के इदारों और सैदनाया जेल के कैदियों और लापता अफराद की एसोसिएशन की तहकीकात के मुताबिक बशारुल असद के दौरे हुकूमत में इस जेल में कैदियों को बाकायदा तौर पर फांसी दी जाती थी। हर हफ्ते में 2 बार कैदियों को फांसी देने का मामूल था। इसके अलावा हिरासत के दौरान कैदियों पर शदीद तशद्दुद किया जाता था। उनकी हलाकतें मामूल बन चुकी थी। ये रिपोर्ट बताती हैं कि इन हालात ने सैदनाया जेल को एक खौफनाक और जाबिराना मकाम बना दिया जहां कैदियों की जिंदगी इंतहाई कठिन और गैर इंसानी थी। इस जेल से मुतल्लिक सामने आने वाली एक और वीडियो में एक अस्करियत पसंद जेल की कोठरियों में लगे सिक्योरिटी कैमरों में से एक को दिखाते हुए कहता है कि अंदर मौजूद कैदी नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। ये जुमला इस बात की गुमाजी करता था कि इस जेल में कैद अफराद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग थे और उनकी हालत का कोई अंदाजा बाहर के लोग नहीं लगा सकते। कैदियों की रिहाई के दौरान मुसल्ला अफराद चंद कोठरियों के ताले तोड़ते हुए दिखाई दिए और उनका आगाज खवातीन कैदियों की बैरक से हुआ। जब खवातीन कैदियों के कोठरी के दरवाजे खोले गए तो खौफ और घबराहट की हालत में यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आया उन्हें दरवाजा खुलने के बावजूद बाहर जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद मुसल्ला अफराद खवातीन कैदियों को यकीन दहानी कराते रहे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब आप आज़ाद हैं। इस बात के बाद खवातीन कैदी हिचकिचाते हुए बाहर निकलने लगी और अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात और कीमती सामान के बारे में पूछने लगी जो उन्होंने जेल इंतज़ामिया के पास छोड़ा था। मुसल्ला अफराद ने उन्हें कहा कि जाओ और अपना कीमती सामान ले लो, लेकिन तुम्हें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोकेगा। एक कैदी ने एक बागी से सवाल किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर उसका जवाब था तुम जहां चाहो जाओ। उन्हें कहा कि आज़ादी और फतह का जश्न मनाने के लिए अल्लाह अकबर कहो। यह लम्हा एक नई आज़ादी का आगाज़ था जहां कैदियों को आखिरकार वो आज़ादी मिली जिसका वो तवील अरसे से ख्वाब देख रहे थे। और कैदियों की रिहाई के दौरान सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला मंजर वो था
جب ایک 3 سال سے بھی کم عمر کا بچہ اپنی کوٹری کا دروازہ کھولنے کے بعد باہر نکلا، بچہ باہر نکل کر حیرت سے کھڑا ہو گیا، بس یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب آخرکار ہے کیا۔ اس کے بعد ایک مسلح شخص نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ اس پر ایک خاتون سیل سے نکلی جو بظاہر اس بچے کی والدہ لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ اس منظر نے نہ صرف حاضرین کو حیرت میں ڈالا بلکہ ٹویٹر پر صارفین نے اس بچے کو تاریخ کا سب سے کم عمر قیدی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا ایسا صرف سیدنایا جیل میں ہی ممکن تھا جو بشار الاسد کی حکومت کے تحت چلائی جاتی ہے۔ قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق اسد حکومت نے اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا، قیدیوں پر منظم انداز میں تشدد کیا، انہیں خوراک کی کمی، صحت کی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ ان حالات نے جیل کو ایک خوفناک اور جابرانہ مقام بنایا جہاں زندگی کی قیمت نہ ہونے کے برابر تھی اور ہر قیدی کی آزادی ایک خواب تھی۔ 2 عمارتوں پر یہ جیل مشتمل ہے، جن میں سے ایک پرانی اور دوسری نئی عمارت۔ پرانی عمارت کا رنگ سرخ ہے اور یہ عمارت حکومت مخالف سیاسی شخصیات کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں پر قید افراد اکثر وہ تھے جن پر حکومت کے خلاف سرگرم ہونے کا الزام تھا، جیسے سیاسی مخالفین اور حزب اختلاف کے رہنما۔ دوسری عمارت جسے سفید عمارت کہا جاتا ہے نئی تھی اور یہاں پر فوجی جرائم یا بدعنوانی کے جرائم میں ملوث افراد کو رکھا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سفید عمارت کے قیدی حکومت کے حامی تھے کیونکہ ان میں زیادہ تر فوجی اہلکار تھے، مگر ان پر بدعنوانی، چوری یا قتل کے الزامات تھے۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے سفید عمارت کے قیدیوں کو رہا کرنا شروع کیا گیا، مگر سرخ عمارت کے قیدیوں تک پہنچنا ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ فوجداری مقدمات کے قیدیوں کو آزاد کرنا ایک غلط فیصلہ تھا کیونکہ اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے عمل کو نظر انداز کیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے 10 گھنٹے بعد حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے اعلان کیا کہ وہ سرخ عمارت کے سیلز میں قیدیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سیل بہت مضبوط ہیں اور ان میں سے کچھ زیر زمین ہیں۔ عسکریت پسند سرخ عمارت میں قیدیوں کو رہا کرتے دکھائی دیے اور ایک منظر میں ایک شخص جیل میں اپنے والد کو تلاش کرتا نظر آیا اور ان سے پوچھ رہا تھا کیا انہوں نے اس کے والد کو دیکھا۔ اس وقت جیل کے اندر جو ہلچل تھی وہ ایک سنگین منظر تھا جہاں آزادی کی امید اور ماضی کے ظلم کی یادیں ایک ساتھ میں موجود تھیں۔ وہ سارے نکلے ہوئے کہ کیا بنے گا، کب تک اس طرح کی زندگی رہے گی، اب آگے کی زندگی کیا ہوگی، کیا روس پلٹ کر وار کرے گا، کیا اور گرد نوچنے کو آ جائیں گے اور وہاں پر جو کچھ بچا ہے اسے نوچنے کو لگیں گے، یا شام بحالی کی جانب گامزن ہو سکے گا۔ وقت فیصلہ کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔